तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग देखेंगे वो मध्यकालीन भारत, जिसमें भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो अरब आखिर भारत पर क्यों आक्रमण किए? ये जो है पहला आक्रमण जो था इनका 1700 है ना, सॉरी 712 ईस्वी में थे। ठीक है, तो इसके पीछे हम कई कारण को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और संक्षिप्त में बात करेंगे ताकि आपको इस बात को अनुभव हो जाए कि जो प्राचीन काल में आपने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पोस्ट गुप्ता तक पढ़ा, यानी हर्षवर्धन तक पढ़ा, और जो छोटे छोटे जो साम्राज्य राजवंश हुए उनके बारे में पढ़ा। तो आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर में और दक्षिण में दोनों जगह पे छोटे छोटे प्रांत स्थानीय राजा बन के उभरे, स्थानीय प्रांतों में राजा बन के उभरे और अपने आप के वो राजा घोषित किए। इस बात से आप लोग जान रहे हैं, इस बात को जानते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, अरब भारत पर आक्रमण क्यों किए और ये कैसे आक्रमण के दौरान आपके यहां से धन संपदा ले गए और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सब क्या है? मध्यकालीन भारत है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं हम लोग। तो आप इस बात को जानते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत सोने का चिड़िया कहा जाता है। इस बात का लोग जान रहे हैं। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि सोने का चिड़िया कहने का अर्थ यह है कि यहाँ जो मंदिर था भारत में, उनमें सोना आभूषण बड़ी मात्रा में था, चढ़ावा में के रूप में मिला था मंदिरों में, और राजाओं ने भी निर्माण भी कराया था। ये तो पहला पॉइंट हो गया धार्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन जब आर्थिक पर्सपेक्टिव से बात करिएगा तो यहाँ की जो मसाला है ना, रत्न, ठीक है, वो अरब व्यापारियों को आकर्षण का केंद्र बना। ठीक है, दूसरी बात, ये तो आपको आर्थिक हो गया। एक दो पॉइंट बताएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास सामने रखा हुआ है लूसेंट, और इस बैच का नाम है लूसेंट एक्सप्रेस बैच। तो एक्सप्रेस की तरह हम लोग काम करना है। ठीक है, कच्छों के चाल में नहीं चलना है, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ होना चाहिए आपके पास। एक और पॉइंट आप कह सकते हैं कि अरब आक्रमण का एक और भी था, इस्लाम धर्म को प्रचार करना। क्योंकि उस समय अपने यहां यानी भारत में उतना इस्लाम को बोलबाला नहीं था, तो इस्लाम को प्रचार प्रसार करना भी एक उसमें अंतर्निहित है। ठीक है, और भी देखेंगे तत्कालीन कारण एक देवल बंदरगाह है। ठीक है, वो सिंध यानी पाकिस्तान में है। तत्कालीन कारण उसको माना जाता है कि श्रीलंका के राजा ने कुछ उपहार भेजा था, वो उपहार जिस जहाज से भेजे थे वो जहाज लूट लिया गया था, और फिर हुआ कि भाई जो जहाज लूटा गया उसका कंपनसेशन दे दो, तो लोग राजा नहीं दिया, तो है आक्रमण किया था। तत्कालीन कारण ऐसा माना जाता है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधे टॉपिक पे जाते हैं। चले ना, तैयार हैं आप लोग? हैं? पक्का नहीं? यस, तैयार हो तुम? तुम्हारे ही भरोसे चल रहा है गाड़ी। ठीक है, बंद कर देंगे तो तुम्हारा रोकी नहीं होगा। दांत चिहड़ के बोल रहे हो, बंद कर दीजिए। तो बाबूजी जो पैसा भेज रहे हैं खर्चा करने के लिए, इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि जाकर बेटा खाएगा और सोएगा, इसलिए भेज रहे हैं कि बेटा पढ़ेगा, नौकरी करेगा, तो बाप के और साथ साथ आस पड़ोस रिश्तेदार सबका नाम रोशन करेगा, जिसका नाम यश है।
पढ़ब ना लिखब तो कैसे नौकरी हुई। गला काट प्रतियोगिता बा, तोरा खातिर वहां तैयार बा अगला पढ़े खातिर, नौकरी खातिर। जेके नीड होई ना वो पहले नौकरी ले जाई, समझ लो। आवा पॉइंट पे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। एक पॉइंट और, जिस उत्साह और उमंग से बोले बंद कर दीजिए। तुम अपना एग्जाम्पल तो अपने भाई से ले सकते हो, दिन भर भूखे रहता है और जाके वहां ट्रेनिंग ले रहा है। उसको शौक नहीं है कि घर पर बैठ के खाएं और जो है नौकरी मिल जाए। हमको मिला है किसी को, तोरा मिल जाएगा। तोरा तो और ऊंचा चाह है, डिमांड जो है कि नहीं अधिकारी बनना है हमको। तो अधिकारी बनना तो संघर्ष में तो अधिकारी बना होना चाहिए। भोला बाबा आया सपना में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है पॉइंट पे आओ। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में क्या हुआ था? पहला अरब आक्रमण हुआ था। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? अरब आक्रमण के समय सिंध पर शासन कौन था? शासन कौन कर रहा था? दाहिर ने कर रहा था, ठीक है। अरब भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना था। ये बात मैंने आपसे बोला था ना, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना। धन दौलत तो उद्देश्य है, ये है, ठीक है। इसके साथ में क्या था इनका? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। ये बात जान रहे हैं ना। अब फिर और देखिए, दूसरा कहता है कि सिंध पर अरब का विजय का जो विवरण मिलता है, ऐतिहासिक विवरण, वो किससे मिलता है? कचनामा से मिलता है, ठीक है। इसका लेखक अज्ञात है, ठीक है। और अरबी भाषा में लिखी हुई है पुस्तक था। इस पुस्तक को क्या हुआ था? फतहनामा ए सिंध या तारीख अल है ना हिंदवल सिंध के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक जो है चच नामक ब्राह्मण द्वारा है ना सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लेकर है ना राजा दाहिर की हार तक के इतिहास का वर्णन करता है। कचनामा के अनुसार क्या है? 6वीं से 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ पे था? अरुण थी, ठीक है। आप अगला पॉइंट देखेंगे, कचनामा के फारसी में अनुवाद जो है कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। कौन किया था? नसरुद्दीन कुवाचा ने। कुवाचा के काल में किसने किया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफ है ना ने किया था। पहला ये कहा था। अब दूसरा कौन है? महमूद गजनी, ठीक है। कह रहा है यह 932 ईस्वी में है ना अलपतगीन नामक एक तुर्क सरदार, कौन था? गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहाँ था? गजनी थी। अब इसका जो है अलपतगीन के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में कौन था? है ना पृथ्वीगिल ने शासन किया। इसी के शासन काल में जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किसका वंश था? शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल शासन कर रहा था। किसका कहा है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किसका शासन था जी? शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल शासन कर रहा था। अलपतगीन का है ना गुलाम और दामाद कौन था? सुबुकगीन। कब? 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। और महमूद गजनी कौन था? किसका पुत्र था? सुबुकगीन का पुत्र था, जिसका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 में हुआ था। उसके पिता अपने पिता के काल में
महमूद गजनी कहाँ था? खुरासान के शासक था। महमूद गजनी है ना 27 वर्ष की अवस्था में जो है 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, फिर आप देखेंगे बगदाद के खलीफा कौन था? आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए क्या कहा? यमीन उद दौला या अमीन उल मिल्लाह की उपाधि दिया। इस उपाधि को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन लूटना। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? एक मूर्ति वंशक आक्रमणकारी भी है ना था। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर अपना देश लौट गया था। फिर जो है 1001 ईस्वी में शाही राजा कौन था? जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसमें जयपाल की क्या हुआ? पराजय हुआ। ठीक है, और महमूद गजनी कब? 1008 ईस्वी में कहां पे? नगरकोट के विरुद्ध हमले को क्या करा? मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। पहली जीत बताई जाती है। फिर आप देखेंगे है ना महमूद गजनी ने क्या किया था? थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य मूर्ति है ना आदम कद प्रतिमा को क्या किया था? गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया है। फिर अगला पॉइंट जो है महमूद गजनी का सबसे चर्चित जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इसका चर्चित आक्रमण है। चूंकि इस मंदिर के लूट से तकरीबन कितना? 20 लाख दिनार मतलब सोना ना होता है जी। 20 लाख दिनार की संपत्ति अपना हाथ ले लिया। फिर सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण क्या हुआ? अहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में क्या हुआ? महमूद पर जाटों ने क्या किया था? आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट कर ले गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा धुंधला रहा है ना। सोमनाथ मंदिर का है 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से एक था। यह गुजरात के है ना अरब सागर के तट पर है। ठीक है, धुंधला दिख रहा है ना। और 13 नवंबर 1947 को है ना क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको क्या किया गया? पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया है ना। और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या किया? इस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा किया गया। हल्का धुंधला दिख रहा था लेकिन हम लोग पढ़ लिए इसको है ना। महमूद गजनी का जो है अंतिम भारतीय आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी में था जाटों के विरुद्ध। और इसका मृत्यु कब हो जाता है? 1030 ईस्वी में। अब देखिएगा कि सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। और महमूद ने क्या किया था? सोना में है ना एवं तिलक जैसे हिंदू पदों पर आसीन थे। अलबरूनी है ना, फिर दौसी, उत्बी और फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब महमूद गजनी सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण करता है? सोमनाथ का मंदिर जो है पर सोमनाथ के मंदिर जिसने आक्रमण किया था, कब किया था, क्यों किया था और इसका विरुद्ध किसने किया था और इसका अंतिम अभियान कब होता है,
इसका मृत्यु कब होता है और इसके जो दरबार में जो है कौन कौन रहता है। 4 लोगों का नाम आता है। पहला कौन है? अलबरूनी, याद रखना है। दूसरा फिरदौसी, तीसरा कुतुबी, चौथा फर्रुखी रहता था। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे कौन? गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी। कह रहा है गौरी गजनी, महमूद गजनी के क्या था अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में, है ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, है ना, कहाँ का था? गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण जो करता है वो 1175 ईस्वी में करता है ना, और किसके विरुद्ध करता है? मुल्तानों के विरुद्ध में करता है। दूसरा जो इसका आक्रमण होता है 1178 में होता है। पहला आक्रमण कब होता है? 1175 में ना जी, मारूंगा के भूते भाग जाएगा। ये शासक बनता है 73 में, 1173 में ये शासक बनता है। लेकिन पहला आक्रमण जो करता है 1770 में। सामने बैठो हो, गलती बोल दिया ना, मारूंगा तक से फेंक किसी से, ठीक है। और दूसरा आक्रमण करता है वो 1178 में करता है, ठीक है। पाटे यानी गुजरात पर। यहाँ का शासक कौन है? भीम द्वितीय यहाँ के शासक है ना। भीम द्वितीय ने गौरी का बुरी तरह से क्या किया था? परास्त किया था, है ना। महमूद गौरी भारत के कौन जो जीता हुआ प्रदेश था, विजित प्रदेश पर शासन का भार अपने गुलाम किसको? सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। यानी जो इसने प्रदेश जीता था वो अपने जो सेनापति था उसको सौंप दिया। अब ये यहां से निकल लिया, ठीक है। फिर जो है गौरी की हत्या जो होता है कब होता है? 15 मार्च 1206 ईस्वी में होता है। अब फिर आप देखेंगे कि जो गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध था उसको वो देखेंगे हम, ठीक है। प्रथम तराई का युद्ध कब हुआ था? 1191 में। इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे, यानी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दूसरा बार कब होता है? 1192 में। इसमें इनका क्या होता है? गौरी जो है पृथ्वीराज क्या है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और ये भी जो है, ठीक है। और चंदवार का जो युद्ध होता है वो कब होता है? ठीक है। तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन था? अस्कंद, है ना, अस्कंद था। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कौन आता है आपको? दिल्ली सल्तनत, यानी 1200 जो है 6 से चलेगा कब तक? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? है ना, 1526। तो आप एक बात को समझिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, किसका था? गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। यानी हम दिल्ली सल्तनत में 5 को देखेंगे वंश। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 को हम लोग देखेंगे। तो गुलाम वंश में 2-3 को जो वंश राजा हुए, शासक हुए, ये महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से खिलजी वंश में भी है, तुगलक वंश में भी है ना। लोधी में तो हल्का फुल्का है। फिर यहाँ के सैयद वंश में, लोधी वंश में तीनों को देख लेंगे, तीनों राजा को, ठीक है। तो देखिए शुरू करें गुलाम वंश में जी। गुलाम वंश की स्थापना कब होता है? अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं? बदगा कहा जाता है। और
इन्हें सैनिक सेवा के लिए क्या करते थे, खरीदते थे हम लोग। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून 1226 में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर में बनाता है। और कुतुब मीनार का नींव कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में कौन सा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, एक प्रश्न में पूछता है ना जी। अब जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। ठीक है, वह एक घूमने फिरने वाले क्या था? अर्ध सभ्य जाति थी। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? घोड़ा और अन्य जानवरों का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे, है ना, तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। ठीक है, उनमें क्या था? स्त्री विषयक नैतिकता का क्या था? अभाव था। ठीक है, अभाव था। माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीले में क्या थे? बटे थे। इन कबीलों में से एक कौन था? इन कबीलों में 1163 में कौन था? तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था, जिसे महान और क्या बोलते हैं? श्रापित दोनों पुकारा गया। और इसका पिता कौन था? यीशुगाई बहादुर। ठीक है, तो ये देखो कुल मिला के ये है कि ये जो मंगोल है ये किधर? चीन के उत्तरी प्रांत में रहते थे। ठीक है, हाँ। फिर अगर हम देखते हैं अगला पॉइंट, तो ये बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में, है ना, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इस इमारत मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो इसमें जितने भी लोगों का नाम आएगा ना, वो आपको नाम ध्यान रखना होगा। एक निब भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किस शासक का संबंध कौन वंश से है, और कुतुब मीनार से किसका संबंध है और नहीं है। देखो आगे मिलेगा। पहला जो मंजिल था वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन शेष मंजिल का निर्माण जो होता है वो 1229 के आसपास कौन? इल्तुतमिश द्वारा कराया जाता है। उस समय उसकी ऊंचाई 225 फुट और 4 मंजिल थी। कई वर्षों में इस इमारत आंधी और तूफान या भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया, है ना। समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी, है ना, देखिए 3 को पढ़े हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। अब देखो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का शासक है। इल्तुतमिश और ऐबक किसमें हो जाएगा? गुलाम वंश का हो जाएगा। ठीक है, अब 2 लोग दिखेगा, ये अलाउद्दीन खिलजी हो गया, महमूद तुगलक हो गया और फिरोज शाह तुगलक हो गया, तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो कै गो हो गया जी? 4। देखिए 2 गो तो आपका गुलाम वंश के हो गए। ठीक है, खिलजी वंश से 1 हो गया, यानी 3 गो हो गया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वंश से हो गया, हुआ ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसका नींव जो रखा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। लेकिन हमको लग रहा है कि जो है दिल्ली सल्तनत में जो 5 को जो वंश था, सब वंश के शासकों ने, सैयद वंश को छोड़कर, सैयद वंश को छोड़ दें तो सब वंश के शासकों ने मरम्मत करवाया, कोई नींव रखा। समझ में आ रहा है ना। तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, 2 को शासक तुगलक वंश का हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक और
फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के दुगो हो जाएगा, और लोदी वंश से जो है इब्राहिम लोदी हो जाएगा। मरम्मत कराया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण क्या हुआ था, चौथी मंजिल नष्ट हो गया था, जिसके कारण फिरोज ने इसमें क्या किया, 2 छोटे मंजिल बनवा दिया। इससे इसमें क्या हो गया, 5 मंजिल हो गया, जिसकी ऊंचाई कितना हो गया, 9 फीट से बढ़कर 234 फीट ऊंचा हो गया। बात समझ में आ रहा है जी? ये जो हम लोग देखें, क्या को देखें, 6 को देखें ना जी, ये 6 का आपको नाम ध्यान रखना होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक राज्याभिषेक कब करता है ये भी ध्यान रखना होगा। और क्या रखना होगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का कौन था, सेनापति बख्तियार खिलजी, कई बार पूछा है, ठीक है। और इसका मृत्यु कब होता है, 1210 ईस्वी में होता है। कब, कैसे होता है, चौवन खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ है, और इसको कहां दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि किस गुलाम वंश के शासक को घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुआ था, पहली बात। दूसरी बात कि इसको कहां दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया था। अब देखिए क्या है, फिर जो है ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बनता है, आराम शाह, जिसने 8 महीने तक शासन किया था। तो ये प्रश्न पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो बहुत बच्चा ने मार दिया था इल्तुतमिश को, ठीक है, जबकि वो नहीं होना चाहिए। कौन होगा जी, सो रहा है तुम, कौन था, किसका बाद, यानी उत्तराधिकारी, ठीक है। कैसे मृत्यु हुआ था उसका, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा से गिरकर, है ना। आराम शाह की हत्या किसने करवाया था, कब करवाया था, और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था, गुलाम भी है और दामाद भी है, यानी इसकी बेटिया से शादी किया था, तब ना दामाद कहलाया। रेजिंग तो ही ना कहता है जी, है। इसका मृत्यु कब होता है, ऐबक का मृत्यु के समय वह बदायूं का कौन, इल्तुतमिश। आप लोगों का ध्यान यहाँ नहीं है। इल्तुतमिश की राजधानी लाहौर से कहां चला गया, दिल्ली। इसने क्या किया था, हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण, है ना, दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की, है ना, वैधानिकता स्वीकार किया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि जो है किस गुलाम वंश के शासक ने, या गुलाम वंश भी कर सकता है या फिर दिल्ली के सल्तनत में भी पूछ सकता है, ने अपनी सुल्तान पद की वैधानिकता स्वीकार करवाया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इसका मृत्यु जो होता है अप्रैल में 1236 में हो जाता है। चंगेज खां से बचने के लिए, है ना, कौन, ख्वाजा रिंग के सम्राट कौन था, जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहां शरण नहीं दिया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन आता है, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर, है ना, उसकी मां कौन थी, शाह तुर्कान, है ना, मैंने मतलब एक गाइडेंस के रूप में थी, छाया रहा था, ठीक है। और अगला पॉइंट देखेंगे, शाह तुर्कान के, है ना, अवांछित प्रभाव से परेशान होकर कौन, तुर्की अमीरों ने क्या किया था, रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को जो है
रजिया सुल्तान को जो है सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जो शासन के बागडोर संभाली थी, है ना? सही बात नहीं है जी। फिर आप देखेंगे रजिया ने प्रदा प्रथा क्या किया था, इसने त्याग कर अब पुरुषों की तरह चौगा और कुला यानी टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से चलने लगी। रजिया ने मलिक है ना जमालुद्दीन याकुत को क्या किया, अमीर ए अखुर यानी घोड़ों का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को है ना सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयास से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली पर पुनः किसको बैठा दिए, मोजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिए। फिर अगला देखेंगे रजिया की शादी किससे हुआ, अल्तुनिया के साथ हुआ। इससे शादी करने के बाद रजिया पुनः गद्दी पर बैठने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा। इसकी जो हत्या हो जाता है वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कहाँ होता है, कैथल के पास हो जाता है। और फिर बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी क्या करता है, हत्या 1242 ईस्वी में कर दी जाती है। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन, अलाउद्दीन महमूद शाह बना। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मोहम्मद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर कौन बना, नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया और उससे अपनी पुत्री किसका का विवाह कर दिया। नासरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। यह प्रश्न कई बार पूछा है, तो कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी पहनकर अपना जीवन निर्वाह करता था? आपको नाम नासरुद्दीन ध्यान में रखना होगा। नासरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन का जो वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का किसका था, गुलाम था। तुर्क ए चहलगनी का विनाश बलबन ने किया था, लेकिन इसका गठन जो किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन विनाश किसने किया था, बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में क्या किया, जियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है और वह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को रक्षा करने में सफल रहता है। ठीक है। राज्य दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किसने किया था और फारसी रीति रिवाज आधारित नवरोज उत्साह भी प्रारंभ बलबन ने ही किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा है। इसकी चर्चा लुसेंट में और घटना चक्र में भी है। ठीक है, लुसेंट के बुक में है तो लुसेंट रहेगा ना, है ना। इसको अगर दृश्यत्मक पढ़ रहे हैं तो बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, है ना, ये आपको गुलाम वंश में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब खास करके सिजदा और पैम्बोस की जो प्रथा अपनाया था, शुरू किया था, बलबन ने किया था। और नौरोज जो है इसने ही उत्सव प्रारंभ किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर कौन सा लोह एवं रक्त के नीति को पालन किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को क्या किया था, उलुग खां के उपाधि प्रदान किया था। फिर आप बलबन अखोट अभियान के बहाने अपने सेना को लंबी दूरी तक, है ना, कवायद कराकर दुरुस्त रखा था। ठीक है।
बलबन के दरबार में प्रसिद्ध जो कवि थे कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। अंतिम जो शासक होता है गुलाम वंश का, कौन होता है? शमुद्दीन कैमूस होता है। इससे पहले देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं, जो कुछ बॉक्स में छूट गया था अपना, ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। क्या छूटा था? कहा यही था ना जी, यही था ना। देखिए इल्तुतमिश द्वारा जो किया गया कार्य है उसको क्रम भी आपको याद रखना होगा और डेट भी ध्यान रखना होगा, चूंकि ये महत्वपूर्ण शासक होता है गुलाम वंश का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन जो है क्या कहता है? कुतुब मीनार के निर्माण में पूर्ण करवाया था। ध्यान रखना है, पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किया था? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका एवं तांबा का जितल, ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा, इसका कार्य। फिर एकता प्रणाली जो है इल्तुतमिश ने ही चलाया था। फिर 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे बोलते हैं तुर्क ए है ना, तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो इसके द्वारा और कुछ नहीं छूटा हुआ है जी, अब नहीं छूटा है, ठीक है। अब हमको लग रहा है गुलाम वंश खत्म हो गया, तो गुलाम वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनको आप बोल देंगे ना, है? अब जो है हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक रहा जिसकी चर्चा सल्तनत काल में बहुत बढ़िया से लिया जाता है। और अगर आप सल्तनत पढ़ रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी विस्तार नीति अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर दिल्ली सल्तनत आप नहीं पढ़ रहे हैं। वो इस लेवल का शासक था, ठीक है। उतना इसमें नहीं दिया है, छोटा बड़ा चीज दिया होगा, जो महत्वपूर्ण होगा वही दिया होगा, हम वही देखेंगे भी, है ना। तो गुलाम वंश के समाप्त के बाद जो है 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया और राजधानी कहां बनाया? किलो खड़ी को अपना राजधानी बनाया। उधर से आवाज नहीं आ रहा है जी, चश्मा वाले बाबू। फिर जो है इसकी हत्या कब होता है? 1226 में इसकी हत्या हो जाता है। और उसके भतीजा एवं दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा किया था? काडामानीपुर में, जो प्रयाग में कर दिया था। भतीजा और दामाद दोनों, समझिए इस बात को। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरशाफ, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को क्या किया था? नगद वेतन देने और अस्थायी सेना नींव रखा था। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था, है ना। अस्थायी सेना आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे अधिक जो है सेना था अलाउद्दीन खिलजी के पास, अस्थायी सेना था। घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा इसने ही प्रारंभ किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व की दर बढ़ाकर कितना कर दिया था? 1/2 कर दिया था। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर कितना कर दिया था? 3/4 भाग कर दिया था। इसने व्यापारियों में, है ना, बेईमानी रोकने के लिए क्या किया था? एक जो है कम तौलने वाला व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने के आदेश दिया था। और इसने अपने शासन काल में क्या किया था?
मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक गफूर को भेजा था। इस बात से आप अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा शासक था, कितना कठोर शासक था कि एक व्यापारी को गलत तौलने के लिए उसको क्या किया था, काट लिया था। और मार्केट में जो ब्लैक खोरी था उसको रोकने के लिए इसने कौन सिस्टम लेके आया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन नहीं लाया था, ठीक है। और इसने ही अस्थाई सेना का नींव रखा था। और शाह सबसे अधिक अगर विशाल सेना देखा जाए इसी के पास था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि दक्षिण की अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नियुक्त किया था, है ना, मलिक गफूर को नियुक्त किया था। फिर आप देखेंगे, है ना, जमेत खान मस्जिद, अलाई, है ना, दरवाजा और श्री का किला एवं 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाजा को, है ना, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इसको अलाउद्दीन दरवाजा को कहा जाता है। वैदिक अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलवाया था। सिकंदर ए शानी के उपाधि से, है ना, सेम को क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। फिर देखेंगे आप कुछ इसका लाल बॉक्स में जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अमीर खुसरो का नाम क्या था, मोहम्मद हसन था। इसका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास कहा हुआ था, पटियाली में हुआ था। और खुसरो प्रसिद्ध क्या था, सूफी संत, ध्यान रखिएगा, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा हुआ है कि खुसरो किसका शिष्य था, ठीक है। तो वह बलबन से लेकर, है ना, मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान को क्या है, दरबार में रहा है। इन्हें क्या बोलते हैं, तूते हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। इन्होंने क्या किया था, भारतीय संगीत में कव्वाली गायन की को जो है प्रचलित किया। साथ ही क्या किया, इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रंगों जैसे तिलक हो गया, राजगिरी हो गया, सरपदा आदि को प्रचलित करने का श्रेय भी जाता है, ठीक है। और देखेंगे हिंदी जो है खड़ी बोली एवं गजलों का जनक भी कहा जाता है। देखो, अमीर खुसरो कितना ज्ञानी था, ठीक है। और इसने अपने शासनकाल में कई शासकों को देखा, है ना। तो इसने खड़ी बोली और गजलों का जनक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। दीवानी, है ना, दीवानी यानी किसके, फारसी में कविताओं का संग्रह। और नूह सिपदर और मसनवी देवल रानी किसका, खिलजी खां, ठीक है। दुखद प्रेम कथा था इसमें, ठीक है। तो ये कुल मिला के कौन था, अमीर खुसरो के बारे में हम लोग देखे इतना। फिर देखेंगे बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, है ना, बनाए जाने वाले कौन थे, नवीन पद। इसका क्रमानुसार है दीवाने रियासत, ये किसका संबंध किससे है, व्यापारियों से संबंधित है, ठीक है। और हसना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में क्या था, बाजार अध्यक्ष हुआ करता था। और वरीद क्या था, बाजार के अंदर घूमकर बाजार को निरीक्षण करना। फिर आप अगला देखेंगे कौन सा है, मुनिहियान एवं
गुप्तचर, यह गुप्त सूचना का प्राप्त करना। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेके आया तो कुछ नवीन पद भी लेके आया था। आखिर हम कोई सिस्टम लेके आते हैं तो नए नए अधिकारियों को नियुक्ति करते हैं ना जी। जैसे में अभी बिहार पीसीएस ने एईडीओ का पद लेके आया है, ठीक लेके आया है ना जी। तो वैकेंसी ले रहा है ना कि भाई इस पे, इससे क्या है शिक्षा व्यवस्था और दुरुस्त हमारी हो जाएगी, है ना, बस सही ना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में जो व्यापारी चोरी करते थे, 1 किलो देना है तो 800 ग्राम देते थे, उस को कंट्रोल करने के लिए इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेके आया था और कुछ नए पदों का सृजन किया था, जिसका कार्य भी निर्धारित कर दिया था। बस समझ में आ रहा है। अगला हम लोग क्या देखेंगे जी। अब जो है हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे ना, यही पढ़ लिए हैं, ये नहीं पढ़ा शायद, है ना। अलाउद्दीन ने किसको, मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या करता था, वस्तुओं का परमिट जारी करता था। तो इस व्यक्ति को आपको नाम जानना होगा, इसका कार्य क्या था, है ना। शाहना ए मंडी क्या था, खाद्यान्नों के बिक्री है तो, हाँ, और सराय ए अदल क्या था, यह वस्त्र और शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल, अन्य निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए क्या करता था, बिकने के लिए आते थे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कौन देता है, जियासुद्दीन बर्नी का कृत कौन था, तारीखे फिरोज शाह में मिलता है। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी था उसका विस्तृत जानकारी जो है जियाउद्दीन बर्नी का कृत कौन है, तारीखे फिरोज शाही से मिलता है। फिर आप देखेंगे खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो और रिहल्ला इब्न बतूता एवं कौन सा फतुह सलातित किसका, इस्लामी का कृत्य है। फिर आप देखेंगे मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में कौन था, मुहसिब यानी सेंसर, नाजीर यानी नाप तौल के अधिकारी को महत्वपूर्ण भूमिका था। तो इस अधिकारी के भी अगर आपको नाम याद है तो कुल मिला के हमको ठीक लगेगा ना जी। इसका क्या काम है कि मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजीर नामक 2 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जिनका काम था नापतौल से संबंधित। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम किसको, मिल्क, इनाम, है ना, एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर थे। कौन था, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगता था, और गढ़ी कर जो घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। तो देखिए चराई कर तो पकड़ लीजिएगा डाउट से, लेकिन ये वाला कर जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो गढ़ी कर था, गढ़ी कर का संबंध किससे है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 1200 कब से 1297 से लेकर 1300 कब तक, 1300 ठीक है, 1300 क्या हो गया जी, अगर देखिए इसको 1300 हाँ कहा थे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 1297 से लेकर कब तक 1306 ईस्वी तक
मंगोलों को 6 आक्रमण हुए, ये आपको ध्यान रखना होगा। मंगोलों का 6 आक्रमण हुए। पहला जो आक्रमण होता है वो 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में होता है। दूसरा जो 1 साल बाद कब होता है, 1298 ईस्वी में कौन, सल्दी के नेतृत्व में होता है। तीसरा जो आक्रमण होता है 1291 में इसके खिलाफ तुलगित खादवा के नेतृत्व में होता है। चौथा होता है 1303 ईस्वी में होता है, किसके खिलाफ, कारगिल के नेतृत्व में होता है। अब पांचवा जो होता है वो 1305 ईस्वी में अली बेग और तरकाक के नेतृत्व में, और छठा कौन होता है 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में होता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो 1297 से लेकर 1306 तक होता है, तो लगातार देखेंगे 3 गो हुआ है, याद कर, 97, 98 और 99। इसको इसको याद करने के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 96 है ना, सॉरी 97 में होता है, फिर 98 में होता है और 99 में होता है। इसको याद करने के दृष्टिकोण से इसको ऐसे कर लीजिए, लगातार हुआ है ना जी। और फिर जो है 3 गो होता है, तो 1 साल गैप करके ये दोनों हो जाता है, यानी 1303 और 4 में गैप होता है, और फिर 5 और 6 में होता है। याद हुआ जी, 97, 98, 99 और 1303 में होता है, फिर 4 में नहीं होता है, और फिर 5 और 6 में होता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब होता है, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इसका मृत्यु हो जाता है। और फिर कुतुबुद्दीन है ना मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, और इसे क्या, नग्न स्त्री और पुरुष का संगत बड़ा पसंद है। देख रहे हैं ना, नग्न स्त्री और संगत बड़ा पसंद है। ठीक है। और कहने का मतलब मेरा ये है, देखो कोई आया है उसको अटेंड कर लो, यस। ठीक है। फिर जो है मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में क्या करता था, स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता था। वर्णी के हिसाब से मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। ये सब रोचक तथ्य है, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसको जानिए और इंजॉय लेके पढ़िए। ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मुबारक खां ने कौन सा उपाधि लिया था, खिलजी है ना, खिलजी का उपाधि लिया था। मुबारक खिलजी के वजीर कौन था, खुसरो खां ने क्या किया था, 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दिया और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने है ना पैगंबर के सेनापति का उपाधि लिया था। अब जो है हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो है बड़ा एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो, लेकिन सबसे मूर्ख की संख्या दिया जाता है। ठीक है ना, उस व्यक्ति का नाम हम लोग देख सुनेंगे। तो उत्साह है ना, कैरी ऑन किया जाए, कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो फिर तुगलक वंश जो 1320 से लेकर 1398 तक चलता है। ठीक है। जब हम खिलजी वंश पढ़े थे, 2-3 कम से कम अलाउद्दीन खिलजी का तो आपको बहुत बढ़िया साफ रखना होगा, ऐसे कार्य प्रणाली किया था। इसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाया, मंगोलों को 6 आक्रमण को जो सामना किया था, इसने कब कब किया, किसके नेतृत्व में किया था, और इसका बाजार मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, राजस्व पॉलिसी आपको ध्यान रखना ही होगा। अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, तो अलाउद्दीन की पॉलिसी पढ़ना ही होगा। ये इससे प्रश्न मेंस में पूछता है और पीटी में पूछता है। अभी थोड़ा सा क्या है कि मध्यकाल से प्रश्न पेपर में कम आ रहा है, करंट बेस्ड फोकस आ रहा है। ठीक है।
फिर देखेंगे, सुन लीजिए, पहले इसको हम निपट ले रहे हैं ताकि बीच में हमको आना नहीं पड़े, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, है ना, जो किया गया 4 योजना था उसको समझिए। द्वार क्षेत्र में इसने कर वृद्धि कर दिया था 1326 से लेकर 27 में। द्वार क्षेत्र में इसने कर वृद्धि किया था 1300 कब से कब 26 से लेकर 27 में, आपको डेट ध्यान रखना होगा। राजधानी परिवर्तन, है ना, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 2930 और खुरासान एवं कराची का अभियान। ये जितना भी अभियान ले गया था ना गधा मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब के सब में असफल रहा था। आई तोड़ा का बताएंगे कैसे आई तोड़ाते हैं। जो सिक्का जारी किया था, इसका जारी सिक्का किया और नकल डुप्लीकेट सिक्का ही मार्केट में चला गया, छाप दिया लोग। जब डुप्लीकेट आ जाएगा तो पैसा को लेकर, करेंसी को लेकर मार्केट में तो फिर अब विश्वास उठ जाएगा ना कि जो पैसा मेरे पास आया तो सही पैसा है कि गलत पैसा है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्का जारी किया था तो उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। वही बताएंगे। जो नदी परिवर्तन किया था, तो नदी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, वो भी गड़बड़ा गया था, मौसम ठीक नहीं था और सब सिपाहियों को बोल दिया जो है चलो। तो देखेंगे उसको बाद में, पहले ये देखिए, यहां देखते हैं। कह रहा है कि 5 सितंबर 1320 को कौन, खुसरो खां को पराजित करके, है ना, गाजी मलिक या तुगलक गाजी, है ना, यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। फिर यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में क्या किया, लाए गए अमीरों को भूमि क्या किया, वापस लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुआं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। संभवतः नहर निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, ध्यान रखना है इसको कि नहर निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन हुआ, गयासुद्दीन, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद, है ना, नामक एक नगर भी स्थापित किया था। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ। इस दुर्ग को क्या बोलते हैं, 56 कोट के नाम से जाना जाता है। और यासुद्दीन तुगलक का मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय कौन, जुन्ना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में क्या कर दिया गया, दबकर हो गया था। यासुद्दीन के बाद कौन बनता है, उलगा खां या जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से कब 1325 ईस्वी में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, 1325 ईस्वी में। इसका जो नाम है, कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है नाम से कौन बैठता है, जुन्ना खां या उलग खां, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है, जो 1325 ईस्वी में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है। और सिंचाई, नहर का निर्माण अर्थात सिंचाई निर्माण का प्रथम कार्य किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ध्यान रखना है इसको। अगला देखेंगे हम लोग, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक का था सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को, है ना, अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर एवं कृत और दूसरों के सुख दुख के प्रति, है ना, क्या था, उपेक्षा भाव रखने के कारण क्या इसको सपनशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। सपना बहुत बड़ा बड़ा देख रहे हैं लेकिन उस हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको संज्ञा दिया जाए इसमें आपत्ति तुमको नहीं होना चाहिए। काम करो अलाउद्दीन खिलजी वाला, काम करो अशोक वाला, काम करो बुद्ध वाला, लेकिन सपना देखो
मोहम्मद बिन तुगलक वाला, ठीक है। इसको देखो और देखो, कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि विकास के लिए क्या किया था इसने, अमीर कोही नामक एक विभाग का स्थापना किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के जो विभाग के जो स्थापना करता है कुछ, तो उस विभाग का संबंध किस क्षेत्र से है ये भी पूछता है। एक तरफ रहेगा विभाग, एक तरफ रहेगा उसका फील्ड। तो दीवाने कोही का संबंध किससे है, कृषि के विकास से है। और किसने बनवाया था, तुगलक ने। बहुत बढ़िया, लग रहा है कि अभी आप परफॉर्मेंस में हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के अपनी राजधानी दिल्ली से क्या बनाया था इसने, देवगिरी स्थानांतरित किया था। उसका नाम क्या रखा था, दौलताबाद किया था। अब इब्न बतूता के है ना, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया था, अपमानजनक पत्र लिखा था। और इससे परेशान होकर सुल्तानों ने अपनी राजधानी कहाँ किया था, दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर लिया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो क्या करता था, पोशाक को है दिया करता था। एक किसमें, एक जाड़े में, दूसरा गर्मी में। देखो कहा जाता है कि डाक प्रबंधनों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के क्या हुआ, तुगलक के लिए जो है ताजे फल एवं पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। बात समझ रहे हैं। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा, धातुओं के सिक्के चलाए थे, जिनका मूल्य चांदी के 1 रुपया टंका के बराबर होता था। ठीक है। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था, प्रिंस ऑफ मिनियार्स की संज्ञा दिया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी जारी किया था, फिर देखेंगे अफ्रीका, मोरक्को यात्री कौन था, इब्न बतूता। कब, 1333 ईस्वी में भारत आया, है ना। सुल्तान ने इसे दिल्ली का क्या किया था, काजी नियुक्त किया। और 42 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में कहां भेजा था, चीन भेजा था। अब इसका जो है इब्न बतूता का जो बुक होता है कौन सा होता है, रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपने पुस्तक में विदेशी व्यापारियों का आगमन एवं डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था 2 प्रकार के हुआ करते थे। पहला उलुक, जिसमें अश्व डाक व्यवस्था, जिसे क्या कहते थे, उलुक, है ना। दूसरा है ना पैदल डाक व्यवस्था, जिसको दावा कहा जाता था। इसने क्या किया था, नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेना पड़ता था। अब देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक के समय कौन था, जिया नक्शबी, है ना। जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला फारसी में अनुवाद करवाया था। और इस पुस्तक का नाम क्या था, तूतीनामा था, जिसमें एक तोता का, है ना, एक ऐसे गृहिणी गायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति क्या होता है, यात्रा पर गया हो। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभु सूरी नामक
जैन। कौन था ये? जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर क्या किया था? सम्मान प्रदान किया था। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा। फिर इसका जो मृत्यु होता है वो 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते हुए कहा होता है ना, थट्टा के निकट गोडाल में हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में कौन? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई 1336 में है ना स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है उस समय दिल्ली का शासक, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने किया था, हरिहर और। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, इसको कई रूपों से प्रश्न पूछा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय जो है तुगलक वंश के कौन शासक था? ये प्रश्न बन सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या किया था? 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य का स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर इतिहासकार कौन? बदायूनी लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मिली। उसको मुक्ति लोगों से मिली और लोगों को उससे, मतलब समझिए परेशान हो गया था सबके सब। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो है अच्छा आपके अंदर कोई शासक आपके समाज में ऐसा कुछ हो जाएगा, आप ही तो ही नहीं चाहिएगा जी। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, कोई भी सरकार हो आपकी भावनाओं को, आपको मान सम्मान का ठेस पहुंचाए और ऐसा ठेस पहुंचाए जो बड़ी व्यापक हो, तो आप चाहेंगे ना कि इससे मुक्ति हमको मिले और उसको मुक्ति हमसे मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो है ये किसने लिखा था? लिखा था है ना, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सुल्तान है ना, वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह एवं बहराइच में है ना किसका? सलार महमूद गजनी के दरबार में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में क्या किया था? मिरन मुलिहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और जो है अजुधन में शेख सुल्तान आदि संतों का क्या किया था? कब्र पर मकबरे बनाए थे। फिर आप देखेंगे फिरोज शाह का राज्याभिषेक कहाँ होता है? ठट्ठा के नजदीक कहाँ होता है ना, जो है इसका जो राज्याभिषेक होता है 20 मार्च 1391 को पुनः है ना 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे क्या किया गया? कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासन काल में क्या किया था? 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर, कौन सा? खराज यानी लगान, दूसरा था खुस्म युद्ध से लुटा हुआ माल, जजिया और जकात को वसूलने को आदेश दिया था। मैंने 24 को ऐसा कर था जो एकदम कठोर था, जो नहीं लेना चाहिए था वो भी लोग ले रहा था। तो इसने क्या किया? सबको समाप्त करके मात्र 4 को कर जो है आदेश दिया, इसको आप लीजिए। उसमें खराज, खुम्स, जजिया और कर को वसूलने का आदेश दिया था। वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला
पहला कौन था? सुल्तान शासक था। उसने मुसलमान शासक था। उसने एक नया कर, कौन सा? सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का कितना था? 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था और 300 नए नगर को स्थापित किया था। उसमें से शिहार फिरोजाबाद दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासन काल में कहां पे? फिरोजाबाद जो है ना, एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर कहा? दिल्ली स्थापित किया था। टोपरा स्थित अशोक के स्तंभ के परिवहन का, है ना, चित्रित वर्णन किसमें करता है? सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है, जो अज्ञात लेखक के पते नहीं है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने क्या किया था? अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं किसकी? लड़कियों की सहायता के लिए क्या किया था? दीवाने खैरात की स्थापना किया था। दीवाने खैरात का संबंध किससे है? अनाथ मुस्लिम महिलाओं से है। ठीक है, दीवाने खैरात सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो दासों की संख्या किसमें था? फिरोज तुगलक के समय ही था। तकरीबन कितना था? 18 लाख है। 1,80,000 है। 1,80,000 जो है ना, तुगलक के ही शासनकाल में था। दासों की संख्या, दासों को देखभाल के लिए इसने जो है दीवाने बगदान का स्थापना किया था। ठीक है, और दीवाने खैरात का संबंध किससे है? अनाथ मुस्लिम महिलाओं से है। और दीवाने बगदान का संबंध किससे है? तो दासों को इसने देखभाल के लिए बनाया था। आप मामला फंस रहा है जी, समझ में आ रहा है? दीवाने किस संबंध किससे है? दासों को देखभाल के लिए इसने विभाग स्थापित किया था, क्योंकि दासों का संख्या सबसे अधिक इसी के शासनकाल में था। अगर संख्या अधिक है तो उसका देखभाल होना चाहिए ना जी। और देखभाल होने के लिए एक अगर विभाग को स्थापित कर देते हैं तो उसका देखभाल बढ़िया से हो जाएगा। सही बात ना है? तो इसे कृषि कार्य के लिए, अब कृषि मान के चलिए कृषि कार्य हो या कोई भी प्रणाली हम नया लेके आ रहे हैं और नया विभाग स्थापित करेंगे तो उसका निरीक्षण बढ़िया से न होगा। तो इसने क्या किया था कि दासों को देखभाल करने के लिए दीवाने बंगदान का जो है स्थापना किया था। ठीक है, और इसने अपने पद को क्या किया था? वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, इसने अपने आत्मकथा कौन? फतुहा ए फिरोज शाही की रचना किया। इसने क्या? जियाउद्दीन बर्नी एवं सबए शिवराज, है ना, आफिफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था, है ना, आफिफ। ठीक है, फिरोज तुगलक के कहां पे? नगरकोट अभियान कब हुआ था? 1361 ईस्वी के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। इसमें से कुछ को क्या किया था? फारसी में अनुवाद किसने? अलाउद्दीन किसने? किरमानी नामक फारसी के विद्वानों ने किया था। ठीक है, संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? दलाइल ए फिरोज शाह थी, जो दर्शन और किस पर? विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। फिर चांदी और तांबा के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जो है जारी किया गया, जिसे क्या कहा गया? अद्धा और विख कहा गया। तो फिरोज तुगलक का मृत्यु जो है सितंबर 1388 में हो गया। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना किसे किया गया?
जेरूसलम में निर्मित उमर ए मस्जिद से किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में, है ना, क्या किया था? दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन हुआ? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका जो है शासन दिल्ली से पालम तक रहा था, है ना। फिर तैमूर लंग ने सुल्तान किसको? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय, कब? 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में क्या हुआ? मलिको शर्क, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्वाधिपति के उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक जो है सरवर ने जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे? सैयद वंश, जिसका जो है काल है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक है, ठीक है। इसको देखिए, सैयद वंश के संस्थापक किसको मानते हैं हम लोग? खिलजी खां को मानते हैं, है ना। इसने सुल्तान के उपाधि न धारण कर अपने को क्या किया? रैयत ए आला के उपाधि से ही खुश रखा। इसने क्या किया कि सुल्तान को उपाधि नहीं लिया, इसने रैयत ए आला के उपाधि से खुश रहा। और खिलजी खां जो है ना, कौन था? तैमूर लंग के सेनापति था, जो भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र कौन? शाहरुख को कर भेजता था, जिसका मृत्यु जो है, खिलजी खां का मृत्यु 20 मई 1421 में हो जाता है। जैसे यही गलती बंगाल में हुआ था। बंगाल में जो है शासक नियमित रूप से भेजता था, याद है? आधुनिक भारत का विषय है ये, चर्चा करेंगे आपको हम, ठीक है। खिलजी खां का पुत्र कौन हुआ? मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण किया था। फिर आप देखेंगे, है ना, अगला जो पॉइंट है वो है याहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसका पुस्तक कौन था? तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषयों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने किया था। और सैयद वंश के अंतिम शासक जो है कौन है? सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। और इस वंश ने लगभग जो है 37 वर्ष तक जो है शासन किया था, ठीक है। अगला जो हम देखेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, ठीक है। पहला देखेंगे बहलोल लोधी, यानी लोधी वंश का जो है शासन काल जो होता है 1415 से लेकर 1451 से लेकर 1526 तक होता है। तो लोधी वंश के संस्थापक किसको मानते हैं? बहलोल लोधी। और इसने कौन सा उपाधि लिया था? बहलोल शाहगाजी का उपाधि लिया था। और दिल्ली के सिंहासन पर 19 अप्रैल कब बैठा था? 1451 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और कौन सा उपाधि लेता है ये? बहलोल शाहगाजी का उपाधि लेता है। फिर देखेंगे दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अफगान, ध्यान रखना है आपको। अफगान राज्य के स्थापना का श्रेय जो है बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्का का भी प्रचलन कराया था। वह अपने सरदारों को क्या कहता था? मकसद ए अली नाम करके पुकार करता था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा होता था। देखिए, मतलब सम्मान की भावना से, अगर उसके सरदार उसके जो है कौन खड़ा है?
वह अपने सरदारों के खड़ा रहने पर स्वयं भी खड़ा होता था। तो रिस्पेक्ट की भावना हुआ। फिर बहलोल लोधी का पुत्र कौन हुआ? निजाम खां। 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि से दिल्ली पर बैठता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कराया था। ठीक है। भूमि के लिए मापन के है ना प्रमाणिक पैमाना कौन था? गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। ये वाला और ये दोनों ध्यान रखना है आपको। और फिर अगला पॉइंट देखेंगे, गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताओं को लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। आगरा को कौन राजधानी बनाया था? सिकंदर लोधी ने बनाया था। इसके आदेश पर संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में कौन था? फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के कौन ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। बताइए, इसने मुसलमानों को है ना क्या किया था? तजिया है ना, तजिया निकालने के बाद मुसलमानों स्त्रियों को क्या पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी का जो है मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो जाता है। उस दिन इसका पुत्र कौन? इब्राहिम शाह लोधी के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। फिर आप देखेंगे संभवतः दिल्ली सुल्तानों के लिए में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों को क्या करता था? मुख्यतः होली में भाग लेता था। ये ध्यान रखना है आपको इस बात को। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जिसमें हिंदू के त्योहार होली में ये भाग लेता था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। दिल्ली की है ना मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री कौन था? मियां भोइया है ना 1505 में बनाई गई थी। प्रधानमंत्री यानी वजीर, ध्यान रखना है ये। ठीक है। आप अगर देखेंगे पॉइंट, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो 21 अप्रैल 1526 में किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, जो है 1526 में होता है। आपको पहले पता होगा कि गुलाम वंश का स्थापना कब होता है? 1200 कब होता है? 6 में होता है। 1206 में 1206 से लेकर 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत चलता है। और 1526 से लेकर 1707 तक औरंगजेब के मृत्यु तक मुगल काल होता है ना। मुगल के जो शासक हुए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। 1707 तक ना उसी मृत्यु होता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो है प्रथम युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोधी बाबर से होता है, हार जाता है और इस युद्ध में वह मारा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो कार्ड भेजा था, लव लेटर, वो पंजाब के शासक कौन था? दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चचा कौन हुए? आलम खान ने लव लेटर दिया था कि आओ भाई आक्रमण करो, है ना। तो अगला क्या है ना, सल्तनत कालीन जो है शासन व्यवस्था। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन हुआ करता था? सल्तनत न सुल्तान। अब जो हम क्या देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत व्यवस्था था उससे संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में कुछ शब्द हुआ करता था, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है।
जैसे केंद्रीय सत्ता सबसे महत्वपूर्ण किसके पास हुआ करता था? तो सुल्तान के पास। यानी केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय और अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे, मतलब उनका पावरलेस हो गए थे वो, है ना? ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष किसके समय में था? लोधी वंश के शासन काल में था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस खलवत। मजलिस ए खलवत कहते थे। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। खार एक बार एक खास, इसमें क्या होता था? इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों और अमीरों, मालिकों और अन्य जो है रईसों को बुलवाता था। बार ए आजम, ये क्या था? बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामले, पवित्र स्थानों तथा योग जो है विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को क्या करता था? वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? सदर हुआ करता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, है ना? दीवाने ईशा नामक विभाग का संबंध किससे है? राज्य के पत्राचार से है। देखिए, अब मंत्री और उससे संबंधित विभाग, वजीर मतलब क्या होता है? राजस्व का प्रमुख। मुशरिफ ए मुमलिक, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा, इसको महालेखा कार्य कहते हैं। अगला जो है ना मजुआदार, ये क्या था? उधार दिए गए धनों का हिसाब किताब रखता था। खजीन कौन था जी? कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमलिक कौन था? दीवान ए अर्ध अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। अगला जो है सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। काजी उल कजा सुल्तान के बाद सर्वश्रेष्ठ जो है उच्च न्यायाधिकारी हुआ करता था। फिर वारिद ए मुमलिक, ये क्या था? गुप्त विभाग का अधिकारी था। वकील दर, ये क्या था? सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं को देखभाल किया करता था। दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बगदान दास विभाग और दीवाने इस्तकहाक यानी पेंशन विभाग। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा, कई बार पूछा यहाँ से प्रश्न। देखिए, विभाग और संबंधित कार्य अब कौन कौन विभाग की स्थापना करता है, यही पूछता है। ये आया था कृषि विभाग। अच्छा, तो कृषि विभाग का संबंध दीवाने को ही कृषि का मोहम्मद बिन तुगलक। अगला था दीवाने मुस्तकराज का संबंध वित्त विभाग से है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर दीवाने अर्ज सैन्य विभाग कौन? बलबन। इसका तीनों जो है कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। यानी एक करता है अलाउद्दीन, एक करता है बलबन और तीन को जो है करता है, तीन को ये करेगा और तीनों अलग अलग ही रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि, दीवाने अर्ज बलबन और अलाउद्दीन खिलजी कौन करता है? दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज का संबंध किससे है? वित्त विभाग से। दीवाने कोही का संबंध किससे है? दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? यानी पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है बलबन और तीन को जो है कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है। किसका? दीवाने बगदान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक। ये तीनों को फिरोज तुगलक करता है। इस्तिहाक था पेंशन से, है ना? हाँ। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूरी जानकारी के लिए, है ना, दूतों को नियुक्ति किया। ये दूत कौन क्या था? वरीद हुआ करता था। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग की मुखिया कौन था?
वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। जैसे मेरे पास में कुछ विश्वसनीय बच्चे हैं, उनको पद दे दिया गया है। मोदी जी के पास भी कुछ विश्वसनीय अधिकारी होते हैं, उनको अपने निजी तौर पर रखते हैं। जब भी कोई फैसला लेना होता है, कोई सलाह लेना होता है, तो पता होता है कि ये व्यक्ति हमको गलत सलाह नहीं देगा, यानी जब भी सोचेगा मेरे हित में सोचेगा। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चलते आ रहा है, ये मानव का नेचर है, ठीक है। तो वो चाहता है ना कि हम सेफ रहें। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है ना, बहुत बड़ा आपको जिम्मेवारी मिलता है, तो व्यक्ति हर समय वो सही निर्णय नहीं ले सकता है, तो उसके लिए चाहिए सलाहकार। जब कहीं वो फंसे तो उसको सही सलाह, सही मार्गदर्शन मिले। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम सुने होंगे आप लोग, सुने हैं ना? कौन बड़ा मंदिर था? विष्णुगुप्त, ठीक है। तो अच्छा सलाहकार जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। वही कह रहा है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी देने के लिए दूत का नियुक्ति करते थे, जिसको वरीद कहते हैं। और वरीद जो है शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोगों की मुख्य वरीद के पद पे नियुक्त करते थे। यानी वरीद जो है विश्वास वाला व्यक्ति को ही पद मिलता था, जो विश्वसनीय व्यक्ति हुआ करता था। समझ रहा है ना? ये मामला कब का है? सल्तनत कालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित एक पद है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। वह विभाग नहरों एवं सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण करवाया था। सार्वजनिक भवन ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक ने क्या किया था? पब्लिक बिल्डिंग बनाया था। सुल्तान को अनेक प्रांतों, सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया था, जिसे क्या बोलते हैं? एकता या सूबा, एकता या सूबा कहा जाता है। यहाँ शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता है। यानी सल्तनत काल के जो प्रांत थे अनेक भागों में बटे थे, जिसे बोलते हैं क्या? एकता बोला गया है या फिर सूबा बोलते हैं। और उस पर यहाँ शासन करने वाला का जो है नायब वली या मुफ्ती द्वारा होता था। फिर इकतामों को किसमें बांटते हैं? शिकों में, जिसे जिला कहते हैं, ठीक है, में विभाजित किया जाता है। जहाँ प्रमुख अधिकारी कौन हुआ करते थे? सिकदार होते थे। जो तो हम लोग जो है अभी क्या किए थे? सिकों को, है ना, इकतामों को सिकों में विभाजित किया गया। और जहां उनका प्रमुख जो है सिकदार होता था, जो कि एक सैनिक अधिकारी हुआ करता था। अब देखिए राजस्व व्यवस्था, सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था, ठीक है, सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था। चल जाएगा, बैठिए बैठिए बैठिए। ये जो माइक है ये बोल रहा है रिचार्ज करने के लिए कह रहा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए पहला जो था वो कौन था? दूसरा खराज, तीसरा, चौथा। अब इसको कैसे याद करें हम? तो मुसलमानों से दो प्रकार का कर लेते थे, एक भूमि कर्म था, एक धार्मिक कर्म था। और उसी प्रकार से गैर मुसलमानों से भी दो प्रकार का कर था, एक भूमि कर, एक धार्मिक कर्म। इसको कैसे याद करें? देखिए मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर है वो उस्र और जकात है। ये एक धार्मिक कर है, एक भूमि कर है। अब गैर मुसलमानों से लेने जाने वाला कर है वो जजिया और खराज है। खराज जो है वो भूमि कर है, जबकि जजिया का है धार्मिक कर है। इसको याद करने का ही तरीका है, ठीक है। अच्छा, अगला जो कर है कौन सा है? खम्स। यह लूटा हुआ धन तथा, है ना, भूमि में लड़े गए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/4 भाग हुआ करता था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष जो है 4/5 भाग पर सैनिकों अथवा खजानों से प्राप्त करने वाला व्यक्ति को अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी अन्य शासकों ने कितना? 5/8 हिस्सा पर स्वयं अपने को रखा था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने क्या हुआ?
गड़े हुए खजानों में से वो हिस्सा नहीं लिया था। इसको ध्यान रखिएगा। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया। अमील परगना का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। ये जो है ना अमील होता था प्रमुख अधिकारी, जो का था मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर का या 100 गांवों के शासन को देखभाल कौन करता था? अमीर-ए-शदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन के दृष्टिकोण से ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का सबसे अधिक जो है प्रभावशाली लोग कौन था? खुद था, जो छोटे जमींदार होता था। और मुकदम जो है मुखिया होता था। ग्राम का एक पटवारी होता था। ठीक है। सुल्तानों की अस्थायी सेना का क्या नाम था? खलसेल। का है खास खेल इसका नाम था। फिर आप देखेंगे, इसका जूम करने दीजिए। हाँ ठीक है ना, दिख रहा है आप लोग को ना? मंगोल सेना का वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था को आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की है ना सहायता से गोली फेंकने वाली मशीन को कहां से मंगाया गया था? और क्या कहते थे इसको? मंगलिक और आराध कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को क्या किया था? समाप्त किया था। लागू कौन किया था? इल्तुतमिश ने लागू किया था। और फिर इक्ता को दोबारा जो शुरुआत किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। ये फिर पॉइंट कई बार पूछा हुआ है। सल्तनत काल में अच्छे नस्ल के घोड़े तुर्क, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः कहां से? बंगाल से मंगाते थे। ठीक है। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और किससे? हदसिद पर आधारित था। मुस्लिम कानून 4 महत्वपूर्ण क्या था? कौन था? कुरान, हदीस और इजामा और कायस। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। फिर सल्तनत काल में लगान निश्चित करने का निश्चित प्रणाली क्या बोलते हैं? मुक्ताई। भूमि की माप जो करने वाला के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित को क्या कहते थे? मशाहत कहते थे। इसका शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पूर्णतः केंद्र के कंट्रोल में रहने वाला भूमि का था खालसा भूमि कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने है ना दान की गई अधिकांश भूमि को क्या किया था? छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया था। ध्यान रखना है। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे को दिरहम पर आधारित था। देवल क्या था? अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। अब जो है हम लोग देखेंगे स्पीडी का जो वन लाइनर जो है पीवाईक्यू प्रश्न है, पीवाईक्यू उससे संबंधित वन लाइनर देखेंगे हम। यानी अरब आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत तक एकदम वन लाइनर क्वेश्चन, जो बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे, इट मींस ग्रुप डी और ग्रुप सी में प्रश्न पूछने की संभावना होता है वन लाइनर, वहां हम करेंगे। टकाटक आप लोग बोलने चलिएगा, उसके से 10 मिनट का खेल है। ठीक है, शुरू करें। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों ने भारत पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? कब किया था? 712 में। अरबों ने सिंध पर विजय यानी कब पाया था? 700। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? अच्छा,
गजनी वंश की स्थापना कौन करता है? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण उद्देश्य महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार और पहली बार महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर कब उठा गया था? शासक कौन था? भीम प्रथम के समय महमूद गजनी था कहाँ का, किसका पुत्र था? शुक्रतगीन किसका था? अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठता है? महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब था? है ना, किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन बना? महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन था? किताब उल यामनी अथवा तथा तारीख ए यामनी की पुस्तक रचना कौन सा किया था? महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी, है ना। अलबरूनी जो है भारत कब आया था? महमूद गजनी के समय 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक किसको मानते हैं? मोहम्मद गौरी को। भारत में गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? इमशुद्दीन इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 में मुल्तान पे किया था। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला पराजय कब हुआ था? 1178 में भीमद्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किसको किया था? मोहम्मद गौरी को। तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सेनापति कौन था? शकंद था। 1192 ईस्वी की तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको? फिर 1194 में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको? गढ़वाल राजा जयचंद को हराया था। गौरी की हत्या कब होता है? 15 मार्च 1206 को। कौन करता है? खोखर नामक जाट, है ना, ठीक है। फिर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसको मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी के दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब होता है? 24 जून 1206 ईस्वी को। गुलाम दास मामूलिक वंश के संस्थापक किसको मानते हैं? ऐबक को ही बोलते हैं। गुलाम वंश ने दिल्ली प्रशासन कब से कब किया था? 1206 से लेकर 1200 कितना वर्ष हुआ? 84 वर्ष तक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? लाहौर। दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजधानी कहाँ था? लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने किया था? यानी कुतुब मीनार का नींव रखा था किसने? ऐबक ने। लाख बख्श किसको कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नामक का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ करवाया था? अजमेर में करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में सूफी चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुन्नीस अल अरवा को किसने लिखा था? जहां आरा ने। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ था? अजमेर में। गौरी ने प्रथम इक्ता प्रदान किया था किसको? गौरी ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब होता है? 1210 ईस्वी में। कैसे होता है? घोड़ा से गिर के मर गया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। अब बताइए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली गद्दी पर कब बैठता है? 1211 में आराम शाह को हत्या करके। ठीक है। इल्तुतमिश कहाँ का था? इलबरी तुर्क, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं, है ना। तुर्क ए चिलगानी यानी 40 ग्रुपों का समूह किसने गठन किया था? इल्तुतमिश ने। फिर आप देखेंगे, है ना, फिर जो है 40 ग्रुपों को शक्तिशाली किसको कहा था? बलबन ने तोड़ा था। और जो है फिर आप देखेंगे शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? अच्छा, चांदी का टंका और तांबे का जीतल कौन चलाया था सिक्का? मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको बनाया था? मलिक जानी को, है ना, एवाज के स्थान पर। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश का मृत्यु कब होता है? 1236 ईस्वी में। कुतुब मीनार का कार्य जो होता है, निर्माण तो करवाया था, नींव रखा था ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया था किसने? बख्तियार काकी के स्मृति में, है ना। ठीक है। कुतुब मीनार का ऊंचाई 72.5। कुतुब मीनार में कुल कितने मंजिल थे? 5 मंजिला था ये। कुतुब मीनार के 5वां एवं अंतिम मंजिल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर में? 1983 में। कुतुब मीनार के पहले 3 मंजिल किसने बनवाया था? है ना, किससे बना था ना? तो लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या है? अलाई दरवाजा। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? किसके पुत्र थी? रजिया ने विवाह किससे किया था? अल्तुनिया से किया था। रजिया का हत्या कब होता है? 1204 में कैथल में डाकुओं द्वारा। रजिया के मृत्यु के बाद गुलाम वंश के अंतिम प्रभावशाली सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन बलबन बना। अब ये बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन था। बलबन दिल्ली पे गद्दी पे कब बैठता है? बलबन अपने पुत्र का विवाह किससे करता है? नासिरुद्दीन महमूद से करता है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को क्या बोलते हैं? उलुग खां के उपाधि किसने प्रदान किया था? नासिरुद्दीन महमूद ने किया था। जिले इलाही का उपाधि धारण करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन। लोह एवं रक्त का नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? फारसी त्योहार नौरोज किसने शुरू किया था? बलबन ने। दीवाने अर्ज का स्थापना कौन किया था? बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य रक्षक अमले का एक विभाग हुआ करता था। दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरुआत किसने किया था? अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? भारत का किसको बोलते हैं? सबक हिंदी या हिंदी खड़ी बोली जनक किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन किसने दिया था? बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक किसको कहते हैं? जलालुद्दीन फिरोज शाह को, है ना। और जलालुद्दीन फिरोज ने राजधानी कहाँ बनाया था अपना? है ना, किलो खड़ी में।
अच्छा, खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन कब से कब किया था? 1290 से लेकर 20 तक किया, यानी क्या साल किया? 30 वर्ष तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था किसने? शासनकाल में। फिरोज खिलजी का हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका बचपन का नाम क्या था? अली और गुरशक नाम था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अच्छा, जहार दिनार कौन था? मलिक कफूर था। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर का उपाधि कौन धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने वाला प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब आ जाइए किसमें? घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने का प्रथा किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियासत लागू किसने किया था? भारत में शासन प्रणाली या सार्वजनिक विभाग का वितरण किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अलाई दरवाजा और हैज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? खालसा भूमि अधिक पैमानों में विभाजित किसने किया था? एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? उलुग खां और नुसरत खां को भेजा था। इस्लामी वास्तुकार का रत्न किसको कहते हैं? अलाई दरवाजा को। दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोलों का आक्रमण कब से कब होता? उस समय कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के क्रम के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब होता है? खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कभी कभी दरबारियों के बीच में नग्न होकर दौड़ा करता और स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आया करता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये प्रश्न ध्यान रखना है आपको। रानी पद्मावती है ना, चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने किया था? आ जाइए तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक किसको मानते हैं? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन कब से कब किया था? 1320 से लेकर 1314 तक। क्या वर्ष हुआ? 94 वर्ष तक हुआ। दिल्ली सल्तनत किस वंश में सबसे अधिक समय शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस वंशों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश ने। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन हुआ? गयासुद्दीन तुगलक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक कितने प्रांतों? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक किस प्रांत के गवर्नर था? पंजाब का। तुगलकाबाद नगर निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तुगलकनामा का लेखक कौन था? अमीर खुसरो। अच्छा, अमीर खुसरो का गुरु कौन था? अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया है ना। गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु 1325 में। ठीक है, फिर आ जाइए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जुन्ना खां। ये जो है जुन्ना खां ही जो है दिल्ली के शासन पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। इसकी चर्चा हम लोग किए हैं पहले जी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठता है? 1325 में। सन की पागल है ना, स्वप्नशील और रक्त पिपासु इसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तुगलक ने।
कृषि विभाग के लिए अमीर ए कोही का स्थापना कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT इसको भी बोलते हैं। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण कौन कराता है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इब्न बतूता कब आया था? कब आया था? है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किसमें लिखा है? किताब उल रहला में। ठीक है। अब जो है विजयनगर और बहमनी राज्य का स्थापना कब होता है? तुगलक के समय में होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कब होता है? 1351 में। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी कौन हुआ? फिरोज तुगलक होता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान कौन हुआ? फिरोज तुगलक हुआ। फिर आप देखेंगे दीवाने खैरात की स्थापना कौन कराता है? फिरोज तुगलक कराता है। सिंचाई कर यानी हक ए सर्व लागू करने वाला पहला मुसलमान सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित कौन था? दार उल सफा था। क्या था ये? एक खैरात अस्पताल था, है ना। यानी दार उल सफा क्या था? अस्पताल था, है ना। सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किसने करवाया था? इक्ता प्रथा को दोबारा लागू किसने किया था? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। जौनपुर नगर बसाया था किसने? फिरोज तुगलक ने। भारत का सिराज किसको कहते हैं? यह पूछा हुआ है जी। अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, है ना। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर जो है लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ? सैयद वंश का। तो सैयद वंश के संस्थापक किसको मानते हैं आप लोग? खिज़्र खां को मानते हैं। इसका शासनकाल कब से कब था? 1414 से लेकर 1421 तक था। और खिज़्र खां कहाँ किसका सेनापति था? सेनापति था। सुल्तान के स्थान पर खिज़्र खान ने कौन सी उपाधि धारण किया था? रैयत ए आला का उपाधि। खिज़्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहा सूबेदार नियुक्त किया था? मुल्तान को, है ना। ये अगला जो है याहिया बिन अहमद सरहिंद ने किस पुस्तक की रचना किया था? तारीख ए मुबारक शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश के संस्थापक किसको मानते हैं? बहलोल लोधी। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान कौन था? बहलोल लोधी था, है ना। पहले क्या है? पहले हजरत अल्लाह का उपाधि धारण करने वाला कौन था? और बाद में सुल्तान कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के मकबरा बनवाया था किसने? सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र था ना जी, है ना। कबीर समकालीन था किसका? सिकंदर लोधी का। आगरा शहर का स्थापना किसने करवाया था? कब कराया था? अनाज से कर समाप्त किया था सिकंदर लोधी ने। मुसलमानों को कौन था? ताजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर रोक लगाया था किसने? दो गुंबदों का प्रयोग किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी का मृत्यु कब होता है? 1517 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन होता है? इब्राहिम लोधी, यानी सिकंदर लोधी के पुत्र था। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। खतौली का युद्ध कब होता है ना। इब्राहिम लोधी को हराया था किसने? मेवाड़ के राणा शंगा ने। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या था? फारसी। अब दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। अब लग रहा है कि ये
चैप्टर द एंड हो गया। यानी कल हम लोग जो है मिलेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मध्यकालीन में जो है धार्मिक आंदोलन हुआ था, वो कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।